मेरी प्रतिभा परीक्षा में सामने नहीं आई। ये तो बस एक शुरुआत है। आखिरकार सिर्फ सबसे ताकतवर ही खड़े रह पाते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसे पता चल गया कि मेरे पास वह लेजेंडरी ब्लैक एट्रीब्यूट है जो न सिर्फ इतिहास में पहली बार है बल्कि दूसरे रंगों को भी निगल सकता है। जो तथाकथित जीनियस लड़कियां हैं वे भी मेरे सामने अंधेरे में खो जाती हैं। तब मुझे समझ आया कि यह एक ऐसी दुनिया है जो स्याही इंक पर जीवित है, जहां लोगों को रंगों के आधार पर बांटा गया है और मैं बिना किसी रंग के पैदा हुआ हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे तुच्छ अस्तित्व हूँ, बेरंग। जन्म से ही मुझे मारा पीटा गया, मुझ पर शापित होने का ठप्पा लगा दिया गया। सब कहते हैं कि मैं सपने देखने के लायक नहीं हूँ, वैनगार्ड में शामिल होने के योग्य नहीं हूँ, धूप में खड़े होने के काबिल नहीं हूँ, गार्डियन सिटी का कलर मास्टर बनने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर यह साबित करने की कोशिश की कि बेरंग लोग भी अपनी खुद की रोशनी रख सकते हैं। वैनगार्ड में शामिल होने के लिए मैंने कीमती इंक ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरे लिए यह कोई साधारण रात नहीं थी, ये मेरी किस्मत बदलने की चाबी थी। यह उम्मीद थी कि दुनिया मुझे स्वीकार करेगी। मैं उत्साहित होकर इंक को पकड़कर सी लेवल वैनगार्ड के कैंप की ओर भागा। मैंने खुद से कहा, इस बार वे मेरी मेहनत देखेंगे, वे जरूर मुझे एक मौका देंगे। लेकिन हकीकत ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। जैसे ही गार्ड ने मुझे देखा, मैं शर्म से भर गया। उसके शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। मैं गुस्से में था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने मूंछी उसके सामने रख दी, उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मुझ में क्या कमी है? आखिरकार उसने सारे दिखावे को तोड़ दिया और ठंडे स्वर में सच्चाई बता दी। मैं एक बेरंग इंसान हूँ और यही मेरा मूल पाप है। उसने कहा कि इस दुनिया में हर किसी की एक तय जगह होती है और मेरे जैसे लोग जो हकीकत नहीं समझते वे सिर्फ दूसरों के लिए परेशानी बनते हैं। उसने कहा कि शहर के बाहर एक अंधेरी और वीरान दुनिया है जहाँ अनगिनत खतरे हैं। सिर्फ वही लोग जो रंग के साथ पैदा होते हैं वहां जाकर जमीन खोल सकते हैं और मानवता की रक्षा कर सकते हैं। कमजोर लोग तो उस वीरान जगह में जीने के भी लायक नहीं होते और मैं तो कमजोर कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। उसने मुझे चेतावनी दी, अगर मैंने फिर से जिद की तो वह बिना झिझक मुझे मार डालेगा। उस पल मेरी सारी शान, मेरी सारी उम्मीदें और भविष्य के सारे सपने धूल में मिल गए। मैं टूटी हुई आत्मा के साथ वहां से चला गया। सिर्फ मेरा साथी नीलू ही हमेशा मेरे साथ था। वह एक छोटा सा हाथ था। इस ठंडी दुनिया में वही मेरा एकमात्र परिवार था, वही मेरी एकमात्र रोशनी था। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं खुद को मजबूत और शांत दिखाकर उसे दिलासा देने लगा। कोई बात नहीं, अगर वे हमें यहाँ नहीं अपनाते तो हम किसी और जगह चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ मैं ही जानता था कि मैं अंदर से कितना टूटा हुआ और निराश हूँ। मुझे बार बार ठुकराया गया, बार बार अपमानित किया गया, फिर भी मेरे दिल में रंगकार कलरिस्ट बनने का सपना कभी नहीं टूटा। मैंने खुद से वादा किया कि मैं और मजबूत बनूंगा। मैं उन सभी लोगों को जो मुझे नीचा दिखाते हैं एक दिन अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगा। मैं वापस मार्ले की वर्कशॉप में गया। इस शहर में मार्ले ही एक ऐसा इंसान था जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसने मुझे उदास देखा। उसे समझ आ गया कि मैं असफल हो गया हूँ। वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने मुझे डांटा। उसने कहा कि मैं उन अंधे वफादारों से बेहतर हूँ। उसने कहा कि मैं अकेले ब्लैक वेस्टलैंड में जाकर सामान ला सकता हूँ। उसने कहा कि मुझ में किसी को भी हराने की क्षमता है। लेकिन मैं सिर्फ हंस सका। मजबूत होने का क्या फायदा? इस दुनिया में एक बेरंग इंसान की ताकत को कभी नहीं माना जाता। मार्ले ने मेरी तरफ देखा और मुझे एक सलाह दी। उसने कहा कि मैं एस क्लास लिटिल वेसल ग्रुप में भर्ती हो जाऊं। यह इस शहर की सबसे ताकतवर सेना है। मेरे पास तो उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं कभी नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मार्ले ने कहा कि यह सेना सिर्फ ताकत देखती है, कोई भी वहां भर्ती हो सकता है। ये बात मेरी अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी की किरण जैसी थी। मैं बचपन से ही एक बेरंग इंसान बनने का सपना देखता आया हूँ। मैं बचपन से इस शहर की रक्षा करना चाहता था, चाहे मैं बेरंग ही क्यों न हूँ। मैं अपने लिए लड़ना चाहता हूँ। मैंने दांत भींचे और आखिरी उम्मीद को पकड़ने का फैसला किया। मैंने मार्ले का धन्यवाद किया कि उसने मुझे भर्ती के रास्ते तक पहुंचाया। मैं भविष्य के लिए उम्मीदों से भरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि परीक्षा की तैयारी कैसे करूं और खुद को कैसे साबित करूं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंधेरे में खतरा मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं बिल्कुल असावधान था। एक जोरदार हमला मेरी पीठ पर पड़ा। दर्द ने तुरंत मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। मैं अपने शरीर पर काबू नहीं रख पाया। एक दर्दनाक चीख मेरे मुंह से निकल गई। जब मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरे सामने दो डरावने चेहरे वाले अजनबी खड़े थे। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी चींटी को जिसे वे कभी भी कुचल सकते हों। वे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एक बेरंग इंसान अभी तक जिंदा है। वैसे भी किसी को एक बेरंग इंसान की मौत से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनका असली निशाना मैं नहीं था, बल्कि मेरे पास खड़ा नीम था। उन्होंने एक नजर में पहचान लिया कि नियम एक दुर्लभ बुद्धिमान जंगली जीव है जो इंसानों का साथ दे सकता है। काले बाजार में उसकी बहुत ऊंची कीमत मिल सकती थी। वे हंसते हुए बोले, इतनी कीमती चीज इस बेरंग छोटे गुंडे के हाथ में आना सीधे सीधे बर्बादी है। मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, तुम्हारा विरोध बेकार है। एक बेरंग इंसान की कोशिश हमारे लिए मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने जबरदस्ती नियम को मुझसे छीन लिया और मुझे घसीटते हुए एक जहरीले दलदल के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, जब अलग अलग रंगों की स्याही मिलती है तो ये जहरीला दलदल बन जाता है। अगर इसमें गिर गए तो हड्डियां तक नहीं बचती। यही तुम्हारी लाश फेंकने की जगह है। मेरे दिल में सिर्फ नफरत थी। अपनी कमजोरी से नफरत, इस दुनिया की नाइंसाफी से नफरत और उन लोगों से नफरत जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा भेदभाव सहता रहा, तिरस्कार सहता रहा, लोगों की घृणा भरी नजरें सहता रहा। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी किस्मत ने मुझे बार बार तोड़ा। मैं तो जीने का मतलब भी लगभग खो चुका था। गुस्सा और निराशा मेरे अंदर बेकाबू हो गए। तभी अचानक मेरे शरीर से एक अजीब और रहस्यमयी शक्ति बाहर निकलने लगी। वह एहसास इतना घिनौना और डरावना था कि मैं लगभग टूट गया। वे दोनों सोच रहे थे कि उनका काम पूरा हो गया है,
हंसते हुए वे वहां से चले गए, काले बाजार में अमीर बनने के लिए। मैं उस जहरीले दलदल में पड़ा था। मेरा शरीर पूरी तरह से बेबस था। मैं एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। मैंने उनकी जाते हुए दिशा को देखा और मेरे दिल में सिर्फ अंतहीन निराशा रह गई। क्या मेरा अंत यहीं हो जाएगा? क्या मुझे नीम को बचाने का एक मौका भी नहीं मिलेगा? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मेरे और नीम के बीच एक वादा है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, कि मैं बनूंगा। एक रहस्यमयी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां पड़ा क्या कर रहा हूँ। मैंने कुछ किया क्यों नहीं? क्या मुझे ऐसे ही मर जाना है? उसने मुझसे कहा कि हिचकिचाओ मत, नीलू को बचाओ और अपने असली रंग को स्वीकार करो। उस पल ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मुझे अचानक समझ आ गया कि मैं हमेशा खुद को बेरंग समझता रहा, लेकिन असली रंग कभी जन्म से नहीं मिलता। वह हमारी आत्मा में छिपा होता है। मेरी जिद में छिपा था, उन लोगों की रक्षा करने की मेरी इच्छा में छिपा था जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब मैं फिर से जागा तो मैंने खुद को एक गहरे अंधकार में पाया। मेरी पिछली यादें धुंधली हो गई थीं, लेकिन मैंने एक नजर में ही नीलू को देख लिया। वह अब भी मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझसे हार नहीं मानी थी। एक जबरदस्त जिद और लगन मेरे अंदर फूट पड़ी। मेरे शरीर से एक शक्तिशाली और डरावनी काली ऊर्जा निकलने लगी। वह जहरीली स्याही एक पल में गायब हो गई। उस ऊर्जा के केंद्र से एक ऐसा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे दोनों लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जिस बेरंग इंसान को सब नीचा समझते थे, वह इतनी भयानक शक्ति कैसे जगा सकता है? ये कोई अभिशाप नहीं है, ये मेरा अपना अनोखा असली रंग है। इसी बीच दवा नगरी मेडिसिन सिटी में हड़कंप मच गया था। खंडहरों के सामने किसी ने एक डरावनी घटना सुनाई। अचानक हवा में एक विशाल बेमिसाल हाथ प्रकट हुआ। उसने एक ही पल में बड़े इलाके को नष्ट कर दिया। बी क्लास वैनगार्ड के 2 सदस्य उसी में मारे गए। उनके शरीर का रंग पूरी तरह गायब हो गया। इस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया। ऊंचे स्तर के रंगकार खुद अंधेरे क्षेत्र की जांच करने पहुंचे। उन्होंने पाया कि वहां एक विशाल जंगली जीव मौजूद था जो शहर में होना ही नहीं चाहिए था। ये पूरी तरह से नियमों के खिलाफ था, क्योंकि शहर के जानवर हमेशा छोटे और निर्दोष होते थे। लेकिन अचानक एक खतरनाक बड़ा जीव दिखाई दिया। इसके पीछे जरूर कोई अनजाना रहस्य था। वे उस जीव के निशानों का पीछा कर रहे थे, लेकिन वे रास्ता भटक गए। किसी को नहीं पता था कि यह संकट हजारों मील दूर मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं अंधेरे में जागा। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी नीलू को पुकारना। जब मैंने उसे शांत तरीके से जवाब देते देखा तो मेरे दिल को आखिरकार सुकून मिला। टूटी फूटी यादें मेरे दिमाग में वापस आने लगीं। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ, आखिरकार यह तो वो चीज थी जिसे मैं सपनों में भी सोचने की हिम्मत नहीं करता था। एक जन्म से रंगहीन व्यक्ति ने आखिरकार अपनी खुद की रंग शिकारी शक्ति को जगा लिया था। चारों तरफ घना अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नीलू अचानक तेजी से घूमने लगी और एक रोशनी के स्रोत में बदल गई, जिसने पल भर में आसपास सब कुछ उजाला कर दिया। जो दृश्य मेरे सामने था उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। यह ब्लैक वेस्टलैंड था, और वो भी ब्लैक फॉरेस्ट का इलाका, जहां सिर्फ बी ग्रेड या उससे ऊपर के अग्रदूत ही जा सकते थे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनगिनत दैत्य हमें चारों ओर से घेर चुके थे। मैंने नीलू का हाथ पकड़ा और जान बचाने के लिए भागने लगा, मुश्किल से एक के बाद एक हमलों से बचते हुए। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर में जबरदस्त बदलाव आ चुका है। काफी देर तक दौड़ने के बाद भी मुझमें असीम ऊर्जा थी। क्या यही रंग की शक्ति है? क्या यही वो ताकत है जिसका मैं हमेशा से सपना देखता था? लेकिन अचानक हादसा हो गया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं बुरी तरह नीचे गिर पड़ा। तभी एक दैत्य मुझ पर झपटा और मेरे हाथ को जोर से काट लिया। मुझे लगा अब मेरी मौत तय है, लेकिन अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। उस दैत्य के दांत वहीं टूटकर बिखर गए और मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। मैं अपने हाथ को घूरता रह गया। यकीन ही नहीं हो रहा था। यही है वो शक्ति जो रंग ने मुझे दी है। यही है मेरा पलटवार करने का आधार। उसी वक्त एक विशाल जहरीली आंखों वाला दैत्य मेरे सामने आ खड़ा हुआ। ऐसा दैत्य तो सिर्फ यहीं मिलता है। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। पहले होता तो मैं डरकर भाग जाता, लेकिन अब मेरे दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ जीतने का विश्वास था। आखिरकार मुझे मेरी मनचाही शक्ति मिल गई थी। अब मुझे भागना नहीं था, अब मैं डटकर लड़ सकता था। काले रंग की ऊर्जा मेरे शरीर को घेरने लगी। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि जमीन पर जोर से पैर मारकर उस दैत्य की तरफ दौड़ा। एक ही घूंसे में वह भयानक दैत्य चकनाचूर हो गया। शक्ति का नशा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। अब मैं अपनी किस्मत खुद नियंत्रित कर सकता था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर की रंग शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। अगर यह खत्म हो गई तो क्या मैं फिर से वही कमजोर रंगहीन इंसान बन जाऊंगा? क्या मैं फिर कभी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा? इसी घबराहट में वो रहस्यमयी आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंज उठी। उसने मुझे लुभाया, कहा कि शिकार मेरे सामने है, बस उसकी रंग शक्ति को निगल जाओ और तुम जिंदा रहोगे और भी ताकतवर बन जाओगे। उसने कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो हाथ बढ़ाओ। जीने की प्रवृत्ति और अंदर की चेतावनी आपस में टकरा रही थी। मैं कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल उस दैत्य की लाश काली ऊर्जा में बदलकर मेरे हाथ में समाने लगी। यहां तक कि आसमान भी मरोड़ खा गया। मैं उस शक्ति को अपने अंदर समाते हुए महसूस कर रहा था और मैं नीचे उतर आया। मैं बस स्तब्ध रह गया था, लेकिन परीक्षा देने आया एक F क्लास का ताकतवर आदमी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया।
क्योंकि मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने ही हाथों से मार दिया था। असल में वह एक युवा जीनियस था जो पहले से ही काफी मशहूर था। एक सेकंड पहले जो लोग मुझ पर हंस रहे थे वे तुरंत डर के मारे कांपने लगे। यहाँ तक कि मशहूर जीनियस लड़कियां भी मेरी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। जिस बात ने परीक्षक को असंभव लगा वह यह थी कि मेरे पास कोई रंग शक्ति, कलर पैलेट ही नहीं थी। ब्लैक डेजर्ट से बाहर आने के बाद मैं सीधे मैरी के ऑफिस गया। इस समय तक मेरा रूप पूरी तरह बदल चुका था। मैरी बड़े उत्साह से मेरे पास आई और पूछा कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे देखकर भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आवाज में सावधानी और डर साफ झलक रहा था। मैं उसके पास भी नहीं गया था कि वह घबराकर पीछे हट गई और डर के मारे चीख उठी, मैरी शांत हो जाओ, ये मैं हूँ। मैं जल्दी से ऑफिस से बाहर आ गया। वह मुझे देखती रह गई जैसे जम गई हो। नहीं, तुम कैसे? वह हकलाने लगी, पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी। मुझे पता था मैं अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। यहाँ तक कि जो लोग मुझे सबसे ज्यादा जानते थे वे भी मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। मैरी ने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था। वह इतनी भावुक हो गई कि खुद पर काबू नहीं रख पाई। वह चिल्लाती रही कि जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वह दुश्मन का सिर हथौड़े से तोड़ देगी। मैंने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि मैंने खुद के लिए न्याय कर लिया है। मैरी थोड़ी उदास हो गई। वह पहले से ही डरपोक थी। मेरी खबर खोने के बाद वह और भी डरी रहने लगी थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना भयानक अनुभव झेलना पड़ेगा। मैंने उससे माफी मांगी कि उसे मेरी वजह से चिंता हुई। मैंने उसे बताया कि मैं एक अंधेरे कमरे में गिर गया था, लेकिन मरा नहीं, बल्कि वहां मैंने अपनी असली शक्ति रंग को जागृत किया। मैरी की आंखें अचानक सुस्त और बेचैन हो गईं। लेकिन ये काला रंग तो राक्षसों का होता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरी आंखों में दृढ़ता थी। डर तो लगता है, लेकिन इसी ताकत के साथ मैं आखिरकार एक कलरिस्ट बन सकता हूँ। अब मैं सिर्फ लिटिल वॉल्करी की एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहता हूँ। आगे का हिस्सा। खुशकिस्मती से मैं समय पर वापस आ गया। मैंने मैरी से कुछ कपड़े और अतिरिक्त उपकरण उधार मांगे और वादा किया कि बाद में जरूर लौटा दूंगा। मैरी ने बेबस होकर आह भरी और मजाक में कहा कि मैं फिर वही कर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार वह मान गई। उसने इसे मेरे भविष्य के करियर में एक निवेश मान लिया। वह मुझे सामान लेने के लिए ले गई और मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ तुम्हारे लिए सबसे सही चीज भी है। जब हम परीक्षा स्थल पर पहुंचे तो वहां लोगों का सैलाब था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं थोड़ा घबरा गया। मैरी ने मेरे पास खड़े होकर मुझे दिलासा दिया, बस सतर्क रहो, सब ठीक हो जाएगा। और बाकी लोग भी उतने ही चिंतित नजर आ रहे थे। धीमी आवाज में लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि परीक्षा में घबराना बिल्कुल सामान्य बात है। मैं सामने के इस दृश्य को देख रहा था और मेरे दिल में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं यहाँ खड़ा होकर पोशाओ पायनियर टीम की एंट्रेंस परीक्षा दूंगा। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इस टीम में शामिल होना हर एक पायनियर का सपना होता है। यह एस ग्रेड टीम है जिसने ब्लैक वेस्टलैंड की खोज में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। इसमें सबसे बेहतरीन कलरिस्ट होते हैं और इसे दुनिया मानवता की आखिरी उम्मीद के रूप में देखती है। लेकिन इस साल की परीक्षा में ताकतवर लोगों की भरमार है और प्रतियोगिता बेहद क्रूर है। कलरिस्ट परिवार की दूसरी बेटी, मशहूर बाउंटी हंटर और कई अनुभवी पायनियर जिन्होंने पहले ही बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, सब यहाँ मौजूद हैं। लेकिन चर्चा का केंद्र सिर्फ एक ही व्यक्ति था, गेल, कोडनेम विंडब्लेड। वह लगभग पहले से ही चयनित माना जा रहा था। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वह अकेले कई दुश्मनों का सामना कर सकता था। लेकिन उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल और क्रूर था, जिसकी वजह से उसने कई लोगों को नाराज कर दिया था। सुना था कि उसे उसकी टीम से निकाल दिया गया था और अब वह फिर से इस परीक्षा में हिस्सा लेने आया है। आसपास के प्रतियोगी उसका नाम लेते ही डर से चुप हो जाते थे। सिर्फ कुछ लोग ही जिद में कहते थे कि थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वे भी उसके जितने मजबूत बन सकते हैं। गेल ने सब पर ठंडी नजर डाली। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसने सबका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यहाँ मौजूद लोग बिल्कुल कमजोर हैं और उनमें एस ग्रेड का कोई स्तर ही नहीं है। इससे वह बेहद निराश था। जब सभी लोग चुप होकर सिर झुका चुके थे तभी एक नाम अलग नजर आ रहा था, सैन परिवार की दूसरी बेटी एलिसाइन, जिसे एक जीनियस और बेहद ताकतवर माना जाता था। शायद वही एकमात्र अपवाद थी। तभी अचानक एक गंभीर और प्रभावशाली आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। सभी लोग तुरंत शांत हो गए और उनकी आंखों में सम्मान भर गया। ये पोशाओ पायनियर टीम के एक एस ग्रेड कलरिस्ट थे जो खुद इस परीक्षा को संचालित करने आए थे। इससे साफ था कि इस बार की परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। मैं भी पहली बार इतने बड़े स्तर के ताकतवर इंसान के इतने करीब खड़ा था। उनकी मौजूदगी का दबाव इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उस एस ग्रेड कलरिस्ट ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वे सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हैं। चाहे किसी का लक्ष्य पैसा हो, शक्ति हो, सम्मान हो या जिम्मेदारी, ये सब मायने नहीं रखता। पायनियर टीम का असली उद्देश्य है मानवता के अधिकारों को वापस पाना। और यही मेरा भी लक्ष्य है। मेरा अपना लक्ष्य, मेरा अपना लक्ष्य, मेरा अपना लक्ष्य। मजबूत और कमजोर दोनों के पास खड़े होने की कोई जगह नहीं है। शब्दों की गूंज थम जाती है और परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू होती है। पहली परीक्षा है इंटरकॉन्टिनेंटल मुकाबला। एक पायनियर के लिए लड़ने की क्षमता ही सब कुछ होती है। जो कमजोर होता है वह शहर के बाहर सबसे पहले मरता है और इंटरकॉन्टिनेंटल ही वह मंच है जहां वे खुद को साबित कर सकते हैं। टीम अगले राउंड के लिए लोगों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर करेगी। जैसे ही नाम पुकारे गए, लोकप्रिय खिलाड़ी गियर शुरुआत में ही इंटरकॉन्टिनेंटल में उतर गया। सबको उसके प्रतिद्वंदी पर तरस आया क्योंकि यह एक ऐसा मुकाबला लग रहा था जिसमें कोई सस्पेंस नहीं था। गियर घमंड से चिल्लाया कि आखिरकार उसे अच्छा खेलने का मौका मिला है। वह काफी समय से बोर हो रहा था और उसका प्रतिद्वंदी मैं था। सबकी नजरों में मैं पतला और अजीब दिखता था। ऐसा लगता था कि मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। गियर मुझे बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसने सोचा कि वह बिना पूरी ताकत लगाए ही इस लड़ाई को खत्म कर देगा। उसने अपनी ताकत घुमाई
और उसके चारों ओर तेज धार वाली ऊर्जा इकट्ठा हो गई। इतनी कम उम्र में ही उसने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। यह सार्वजनिक मंच है, तैयार हो जाओ। अगर तुम इसे रोक नहीं पाए तो मेरे हमले से टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। गियर जोर से चिल्लाया। उसकी ताकत मेरी तरफ बढ़ी। सबको लगा कि मैं एक पल में हार जाऊंगा, लेकिन अगले ही पल पूरा मैदान सन्नाटे के बाद हैरान कर देने वाली चीखों से गूंज उठा। गियर, जो जीत के घमंड में पागल हो रहा था, एक ही पल में हार गया। दर्शक स्तब्ध रह गए। सबकी नजरें मेरी साधारण सी मुट्ठी पर टिक गईं, लेकिन वह साधारण नहीं थी। काला रंग, वह दरिंदगी का एकमात्र रंग है। वह डर है, वह खतरा है, वह खामोशी है। आखिर इंसान इस काले की ताकत को कैसे नियंत्रित कर सकता है? गियर एक पल में मारा गया। क्या यह उस अजीब ताकत की वजह से था जो इंसानों की नहीं लगती? मैं चारों ओर देखता हूँ। डर, नफरत, घबराहट सब मेरी तरफ है। मैं मंच पर खड़ा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या गलत किया। मैंने तो बस अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो लड़ाई जीती जो मुझे जीतनी ही थी। तो फिर सब मुझे एक राक्षस की तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने आखिर क्या गलत किया? मैंने आखिरकार अपने काले रंग की शक्ति को छुपाना बंद कर दिया। जिस पल मैंने खुद को आजाद किया, सबसे ताकतवर लाल रंग के मास्टर के चेहरे पर उत्साह साफ दिखने लगा, क्योंकि मानव इतिहास में आज तक कभी काले रंग की शक्ति नहीं देखी गई थी। कुछ समय पहले लाल रंग का मास्टर मोची फैक्ट्री की घटना की जांच करने गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हाल ही में कोई अजीब घटना हुई है। एक नया रंग सामने आया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उस समय मैं दूसरे स्थान पर आया था। पास मत आओ, मैंने कहा ना, पास मत आओ। मेरा प्रतिद्वंदी झिझका, लेकिन फिर भी एक कदम आगे बढ़ गया। उसका हमला मुझ पर पड़ा, लेकिन वह ऐसे गायब हो गया जैसे अंधेरे के समंदर में समा गया हो। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। वह डर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम पर मेरा हमला बिल्कुल बेअसर क्यों है? उसकी आवाज में निराशा साफ थी। अचानक मंच पर अलार्म बज उठा। नंबर 286 जीत गया, नंबर 286 जीत गया, नंबर 286 जीत गया। मैं मंच के बीचों बीच खड़ा था, जजों की बातें सुन रहा था। मेरे मन में पूरी स्पष्टता थी। वे सभी मेरी क्षमता को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि इतने सारे प्रतिभागियों में मैं सबसे अलग हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसके पास काले रंग की शक्ति है। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, मान रहे थे कि मेरे अंदर अनंत संभावनाएं हैं और मुझे जल्द से जल्द अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था, ये काली शक्ति मेरे लिए सिर्फ ताकत नहीं है, यह मेरी आखिरी सीमा भी है, और एक ऐसा साया है जो किसी भी वक्त फट सकता है। परीक्षा अभी खत्म ही हुई थी कि मुझे आराम करने का मौका भी नहीं मिला। तभी मंच से एक आवाज आई, अरे आज का दिन आसान नहीं था। मैंने मुड़कर देखा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। सामने था लाल रंग का मास्टर, सबसे ताकतवर लोगों में से एक। परीक्षक ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। उसने हल्के अंदाज में जवाब दिया, लेकिन सब समझ रहे थे वह झूठ बोल रहा है। मैं उससे उस जांच के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला। फिर उसने विषय बदल दिया और पूछा कि इस साल कोई खास प्रतिभागी है क्या। परीक्षक ने कुछ नहीं छुपाया। उसने बताया कि इस बार सायन परिवार की छोटी लड़की के अलावा एक अनोखा ब्लैक हॉर्स भी है। ये सुनते ही लाल मास्टर की रुचि बढ़ गई। क्या वह वही है जिसके पास काले रंग की शक्ति है? उसकी नज़र सीधे मुझ पर आ टिकी। पल भर में ही शिक्षक ने घोषणा कर दी कि मैंने पहले राउंड में एक लोकप्रिय खिलाड़ी को हरा दिया है। नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। परिणाम के आधार पर मुझे लगभग सीधे बोर्ड पर जगह मिल गई थी। उसी समय मेरी ही उम्र की नीले बालों वाली लड़की ने कहा, सर, क्या ये बच्चा वही हो सकता है? लाल रंग के मास्टर की आंखें गहरी हो गईं। मैंने सिर हिलाकर मान लिया कि हाल ही में एक अजीब घटना हुई है। एक नया रंग सामने आया है। ये कोई संयोग नहीं है। इस समय ऊपरी अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही थी और उनकी बातें मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। मेरी पीठ ठंडी पड़ गई। अब समझ आया कि वे शुरू से ही मुझ पर शक कर रहे थे। मेरा अस्तित्व पहले ही उन अजीब घटनाओं से जुड़ चुका था। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरे दिल में एक गहरी जिद थी। ये शक्ति बेहद अविश्वसनीय है। इसके साथ मैं आखिरकार एक पायनियर बन सकता हूँ, लेकिन मैं लापरवाह नहीं हो सकता। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। पिछली बार ज्यादा ताकत लगाने की वजह से मेरी शक्ति अचानक खत्म हो गई थी। अगर ऐसा फिर हुआ तो मैं अंत तक टिक नहीं पाऊंगा। इसी सोच में था कि अचानक मैदान में फिर हलचल मच गई। नंबर 17 जीत गई। वह सायन परिवार की छोटी लड़की थी। परीक्षकों ने उसकी जमकर तारीफ की। सायन परिवार सच में मशहूर है। उनकी ताकत चौंकाने वाली है। मैंने उसकी ओर देखा और खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाया। वह इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? जब वह मेरे पास से गुजरी तो उसने खास तौर पर मेरी ओर देखा। जल्द ही पहले राउंड की परीक्षा आधिकारिक रूप से खत्म हो गई। पीले रंग के शिक्षक ने हारने वालों की घोषणा की। बाकी खिलाड़ी सीधे दूसरे राउंड में पहुंच गए। पूरा माहौल उत्साह से भरा हुआ था। हर कोई दुआ कर रहा था कि अगला टेस्ट आसान हो। लेकिन अगले ही पल एक हाथ ने पीले रंग के शिक्षक के कंधे पर जोर से थपकी दी और पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। वह लाल रंग की शिक्षिका थी। उसने कहा, दूसरे राउंड की परीक्षा मैं खुद लूंगी। भीड़ तुरंत हक्का बक्का रह गई। हर कोई निराश हो गया। वह याओचेंग की सबसे ताकतवर रंग शिक्षकों में से एक है। वह ब्लैक डेजर्ट के युद्ध में सबसे ज्यादा हिस्सा ले चुकी है। उसकी शक्ति बेहद विनाशकारी है, यहाँ तक कि उसके साथी भी उससे आसानी से सहमत नहीं होते। और सबसे डरावनी बात, कहा जाता है कि वह कभी किसी को अपनी टीम में शामिल नहीं करती। यहाँ तक कि उसके साथी भी उसे समझा रहे थे कि अगर वह खुद परीक्षा लेगी तो उसकी परीक्षा का स्तर टीम लीडर को पता चला तो जरूर कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन लाल रंग की शिक्षिका को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने बस शांत स्वर में कहा, परीक्षा बहुत सरल है, बस टिके रहना है। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, अनगिनत ऊंचे तापमान की दीवारें अचानक प्रकट हो गईं। जलती हुई गर्म हवाओं ने पूरे मैदान को घेर लिया। उन्होंने शांतिपूर्वक समझाया, ये सिर्फ उस माहौल की झलक है जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। वहाँ का तापमान तो ऐसा ही होता है, असली ब्लैक डेजर्ट की तुलना में। ये परीक्षा तो कुछ भी नहीं है। जो इस गर्मी को सह लेगा वही पास होगा, और जो नहीं सह पाया वह ब्लैक डेजर्ट का सामना करने के लायक नहीं है। ये गर्मी मानो नर्क जैसी थी।
मेरा पूरा शरीर जल रहा था और चारों तरफ प्रतिभागियों की चीखें गूंज रही थीं। इसे आसान कहते हैं। मेरी रंग शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। मैं मन ही मन पछता रहा था। काश पहले अपनी ताकत को काबू में रखा होता। अब जितना ज्यादा सहने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी ही तेजी से मेरी शक्ति खत्म हो रही है। पीले रंग के शिक्षक ने लाल शिक्षिका को देखते हुए कहा, सुना था कि आपने हाल ही में अभ्यास छोड़ दिया है, लेकिन अब लगता है कि वो अफवाह गलत थी। आप अभी भी उतने ही ताकतवर हैं। आपका नियंत्रण वाकई डरावना है। मानना पड़ेगा, आप कभी शीर्ष पर थीं। इसी बीच सायन परिवार की छोटी लड़की ने पहले ही उस दीवार को तोड़ दिया था। लाल शिक्षिका ने उसे देखकर कहा, यह अच्छी है और सबसे खास बात, इसकी शक्ति सही संतुलन में है। कोई हैरानी नहीं कि इसे जीनियस कहा जाता है। लेकिन उसी समय मैं डर में डूब गया था। अगर मैं सबके सामने अपनी रंग शक्ति खो बैठा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसी शक्ति ढूंढनी होगी जिसे मैं अवशोषित कर सकूं। बिल्कुल पिछली बार की तरह मैंने अपनी नजरें उस गर्म दीवार पर जमा दी। ये लाल रंग की शक्ति का ही रूप था। शायद मैं इसे भी सोख सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाल शिक्षिका लगातार मुझ पर नजर रखे हुए थी। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रही थी कि शुरू में ही मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरी अवशोषण क्षमता की सीमा क्या है। लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। मैंने दांत पींचे और अपनी काली शक्ति को सक्रिय किया और उस दीवार की ओर बढ़ाया। अगले ही पल चमत्कार हो गया। मैंने सच में उस दीवार की शक्ति को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया। मेरा जो शरीर अभी अभी कमजोर पड़ रहा था वह अचानक ऊर्जा से भर गया। गर्मी से होने वाला दर्द भी गायब हो गया। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। मैंने पूरे मैदान की सभी दीवारों की शक्ति अवशोषित कर ली थी। यह दृश्य देखकर पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। लाल शिक्षिका की आंखों में तेज उत्साह चमक उठा। एक पागल मिल गया है। लगता है इस बार हमें सच में एक असली प्रतिभा मिल गई है। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब डर बैठ गया। कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने खुद को बहुत ज्यादा सबके सामने ला दिया है। मैंने आखिरकार सबसे ताकतवर एस क्लास कलरिस्ट के साथ शुरुआत कर दी, क्योंकि मेरी पहचान पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी और मैं सबसे बड़ा संदिग्ध बन गया था। लेकिन रेड कलरिस्ट के एक शब्द ने मुझे सब कुछ मानने पर मजबूर कर दिया। इस समय संयन परिवार की छोटी बेटी खुद पर शक करने लगी। वह खुद से पूछे बिना नहीं रह पाई। ये परीक्षा अब मेरे लिए सिर्फ एक टेस्ट नहीं रही। यह खुद को साबित करने का मेरा आखिरी मौका है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने परिवार को यह साबित करने के लिए कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। लेकिन परीक्षा के सबसे अहम पल में उसने अपने सामने एक अजीब सा काला रंग देखा। पहले तो उसे लगा शायद उसने गलत देख लिया हो। क्या सच में यह वही रंग है जो एक सामान्य कलरिस्ट के पास हो सकता है? एक जबरदस्त झटका और बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसका लक्ष्य हमेशा से यही था, परिवार में सबसे ताकतवर बनना। इसलिए वह किसी से हार नहीं सकता था। वह अपनी बहन की गलती पर गुस्सा नहीं होना चाहता था, लेकिन उसके सामने जो था वह उसकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह मुझे हरा नहीं सका। उसे एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसने खुद को मजबूर किया कि वह इसके बारे में न सोचे। भले ही अब वह मेरी पहचान जानता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कसम खाई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तभी रेड कलरिस्ट ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वाह, यह तो ब्लैक पावर है। एक ही पल में उसने आसपास की सारी ऊर्जा सोख ली। अब वह इस व्यक्ति के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। मुझे अपनी क्षमता के बारे में और बताओ। मुझे अचानक याद आया कि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन रेड कलरिस्ट ने आराम से कहा, चिंता मत करो, तुम परीक्षा पास कर चुके हो। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं पास हो गया। मैं सच में एक पायनियर बन गया। इतने लंबे समय की मेहनत का आखिरकार परिणाम मिल गया। खुशी और उत्साह मुझे डुबो देने वाले थे। रेड कलरिस्ट ने मंच पर खड़ी येलो कलरिस्ट की ओर देखा। बाकी काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ, येलो कलरिस्ट ने कहा। रेड, तुम बहुत जिद्दी हो, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। फिर उसने सबको संबोधित किया। सभी ध्यान दें, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण परीक्षा रोक दी गई थी। अब इसे फिर से शुरू किया जाएगा। उसने कहा कि जो लोग बाधा पार नहीं कर पाए उन्हें बाकी परीक्षा में हिस्सा लेना होगा। इस तरह सबकी ईर्ष्या के बीच मैं परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आया। अचानक मुझे एक दूसरी जगह ले जाया गया। रेड कलरिस्ट ने पर्पल से कहा कि वह कार में हमारा इंतजार करे। अगले ही पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह जगह मुझे बहुत परिचित लग रही थी। ये वही मोची फैक्ट्री थी जहां मैंने पहले किसी को मारा था, लेकिन अब यह पूरी तरह उजड़ चुकी थी। रेड ने मुझसे कहा, यह घटना ज्यादा पुरानी नहीं है। यहाँ 2 पायनियर्स थे जिन्होंने अपना रंग खो दिया। उनकी हालत भी तुम्हारी जैसी ही है। कहा जाता है कि उस समय कुछ गवाहों ने एक विशाल काले राक्षस को देखा था। उसकी अगली बात ने मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। कुछ ही समय बाद एक ऐसा काला रंग सामने आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक ऐसी क्षमता जो दूसरों के रंग को सोख सकती थी, एक बिल्कुल नई शक्ति। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक है? मैं उसके सामने कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। तभी मुझे समझ आया कि यह आदमी पहले से ही मुझ पर नजर रख रहा था। डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह वही व्यक्ति था जिसे रंगों के गायब होने के मामले में हीरो कहा जाता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वह अचानक हंस पड़ा और बोला, मैं तो बस तुम्हें परख रहा था। तुम्हारी प्रतिक्रिया तो बिल्कुल बेकार थी। उसने साफ कहा कि उसका काम इस घटना की पूरी सच्चाई की जांच करना है, लेकिन इस मिशन से भी ज्यादा उसे मेरी शक्ति और मेरे रंग में दिलचस्पी थी। उसने बताया कि सामान्य हालात में कोई भी रंग एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकता, लेकिन मेरी क्षमता ने इस नियम को तोड़ दिया है। परीक्षा के दौरान मेरे प्रदर्शन को देखकर यह साफ था कि मैं अभी अपनी ताकत पर पूरा नियंत्रण नहीं रखता, खासकर उस खतरनाक सोखने वाली शक्ति पर। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही रेड कलरिस्ट ने मुझसे कहा कि मैं अपनी शक्ति उस पर इस्तेमाल करके दिखाऊं, ताकि वह मेरी ताकत की सीमा और उसके सिद्धांत को समझ सके। मैं डर के मारे बार बार मना करने लगा, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन रेड कलरिस्ट ने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। उसने आदेश देने वाले लहजे में कहा, चुप रहो और जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मेरे अंदर भारी संघर्ष चल रहा था। काला रंग ब्लैकलैंड की ताकत का प्रतीक है। मैं इस शक्ति को बेकाबू नहीं होने दे सकता। यह पूरी चमकदार शहर को तबाह कर सकती है। तभी रेड ने मुझे एक चौंकाने वाली बात बताई। इस दुनिया में इंसान जैसे दिखने वाले राक्षस भी होते हैं,
अगर तुम भी उनमें से निकले तो मैं बिना हिचकिचाए तुम्हें खत्म कर दूंगा। आखिरकार मैंने दांत भींचकर उसकी बात मान ली और उसे चेतावनी दी, अगर तुम्हें चोट लगी तो मुझे दोष मत देना। जैसे ही मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, आसपास की जगह तक मुड़ने तोड़ने लगी। तेज दर्द ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उबलता हुआ लावा मेरी नसों में दौड़ रहा हो। मैं इस शक्ति को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर बह रही ताकत रेड कलर की ही जबरदस्त ऊर्जा है। कुछ ही देर में मेरी सारी ताकत खत्म हो गई और मैं खुद को संभाल नहीं पाया। तब रेड कलरिस्ट ने निष्कर्ष निकाला, तुम्हारी क्षमता अभी इस स्तर के रंग को सोख नहीं सकती। लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर में मैं पहले ही एक बेहद खतरनाक राक्षस बन चुका था और परीक्षा में जो ताकत मैंने दिखाई वह तो बस एक छोटी सी झलक थी। उसने मुझे देखा और जब मैं काबू खो बैठा तो सच में एक राक्षस जैसा बन गया था। अब उसे और भी यकीन हो गया कि रंगों के गायब होने की घटना का असली कारण मैं ही हूँ। उसने सोचा कि मुझे पागल होने से पहले ही रोक देना चाहिए, लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। फिर भी मुझे खुद को शांत करना था। मुझे इस भयानक शक्ति को पूरी तरह अपने अंदर समेटना था और इस सब को खत्म करना था। लेकिन मेरे अंदर की ताकत बेकाबू हो रही थी। मैं पहले ही काफी दबा हुआ था और अब मैं इस अपार शक्ति के लिए तरस रहा था। मेरे दिल में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती थी, शक्ति इकट्ठा करो, मत रुको। मैंने ठान लिया कि मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा और उन आवाजों को खत्म कर दूंगा। जब मैं पूरी तरह नियंत्रण खोने ही वाला था तभी अचानक मुझे होश आ गया। रेड भी इस पर हैरान था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं आखिरी पल में संभल जाऊंगा। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि मैं लगभग मर ही गया था, लेकिन मैं भाग कैसे सकता था, और वो भी रंग गायब होने जैसी घटना के सामने। मुझे लगा कि अब मुझे अपनी शक्ति को साफ साफ समझना होगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम सच में एक दिलचस्प इंसान हो। इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत कैसे की? परीक्षा यहीं रोक दी गई। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं पास हुआ? लेकिन रेड ने बात को थोड़ा मोड़ दिया। उसने कहा, मेरा काम इस घटना की वजह ढूंढना और इसे रोकना है, और तुम मेरे नंबर 1 संदिग्ध हो। अब मेरी शक्ति और मेरा काला रंग सबके सामने आ चुका था। लोग मुझे कहेंगे मैं एक मूर्ख हूँ, मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया है जिसकी भरपाई मैं कभी नहीं कर सकता, और अगर मैं जरा भी बेकाबू हुआ तो मुझे बस निकाल दिया जाएगा या शायद मुझ पर प्रयोग किए जाएंगे। एक पल के लिए मैं पूरी तरह टूट गया। मैं भी तो एक पीड़ित हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन रेड ने फिर से बात बदली। उसने कहा, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मदद मुफ्त नहीं है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे एक प्रयोगशाला के चूहे की तरह इस्तेमाल होना पड़ेगा। मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार था। रेड ने यह सुनकर एक शैतानी मुस्कान दी। अच्छा, तुम सच में कुछ भी करने को तैयार हो?